फाइनेंशियल मार्केट का क्या काम है, जहाँ पे सेविंग बहुत ज़्यादा है उसका डिमांड जहाँ पे है वहाँ पे उसको पहुँचाना, जहाँ पे एक्सेस सेविंग को डिमांड जहाँ पे वहाँ पे पहुँचाते हैं। यहाँ पे सप्लाई वाला है, यहाँ पे इस सब का डिमांड है। डिमांड किसको किसको है, बिजनेस को है, इंडस्ट्री को है, एग्रीकल्चर को है, सरकार को है, इस सबको डिमांड है। और सप्लाई किसके बाद है, परिवार के पास जो भी वित्तीय संस्था है, व्यापारिक बैंक है, बीमा कंपनी है, विदेशी जो फॉरेन इन्वेस्टर है उन सबका बस उधर सप्लाई आ रहा है, मतलब जिनके पास रुपया है उधर सप्लाई आ रहा है, डिमांड जो है इन लोगों को है। और ये डिमांड वाले लोग जो है ये इंटरेस्ट देंगे किसको, सप्लाई वाले लोग को। फाइनेंशियल मार्केट जो है क्या करता है, देखिए सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा है तो डिमांड की तरफ रुपया भेजता है। फाइनेंशियल मार्केट में जो एक आदमी दूसरे आदमी को कोई भी चीज़ देगा, इन्वेस्ट करेगा, उसके बदले में एक सिक्योरिटी जारी होता है कि हाँ मैंने प्रूफ के टाइप में कि हाँ मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट हुआ है। और फाइनेंशियल मार्केट जो प्राइस डिटरमाइन होता है वो किससे होता है, डिमांड और सप्लाई के बीच में जो जद्दोजहद कस्मोकस होता है उसके कारण प्राइस डिसाइड होता है। फाइनेंशियल मार्केट में ये आज़ादी होता है कि लोग जो है कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी उसको जो है विड्रॉ कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं और जब मन चाहे इसको निवेश कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को खरीदने और बेचने से पहले उसे बहुत प्रकार का सिक्योरिटी वाइज क्वेश्चन होता है जो कि इन्वेस्टर के लिए फ्री में होता है। मान लीजिए जो खरीदार है वो जो सामान खरीद रहा है उसके बारे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, ये फ्री में दिया जाता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, इसके लिए कोई भी कॉस्ट नहीं लिया जाता है। बहुत प्रकार के सिक्योरिटी जो है मार्केट में खरीदा और बेचा जाता है, कुछ इसमें शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कुछ इसमें से लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। शॉर्ट टर्म वाले होता है 1 साल से कम के लिए होते हैं और कुछ जो है लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट को 2 पार्ट में बांट सकते हैं, मनी मार्केट हो गया, एक कैपिटल मार्केट हो गया। कैपिटल मार्केट में आता है प्राथमिक और प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट। सबसे पहले देखते हैं मनी मार्केट को, फाइनेंशियल मार्केट को, मनी और कैपिटल। सबसे पहले मनी मार्केट को देखते हैं। मनी मार्केट में क्या होता है, सिर्फ शॉर्ट टर्म इसमें ट्रेड होता है। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी जो 1 साल से कम के लिए होता है उसी को मनी मार्केट में ट्रेड किया जाता है। जो मनी मार्केट में जो लिक्विडिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। मनी मार्केट का एक उसके लिए भी एक है संगठन टाइप, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया DFHI है। मनी मार्केट में ब्रोकर का ज़रूरत नहीं होता है, इसमें लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। मैक्सिमम टाइम जो है 1 ईयर है, इसमें ब्रोकर नहीं होने के कारण इसमें कम खर्चीला होता है, मैक्सिमम ड्यूरेशन 1 ईयर हो गया। मनी मार्केट का जो काम होता है बहुत तेज़ गति से होता है, इसमें टेलीफोन से भी काम होता है, पेपर वर्क उतना ज़रूरी नहीं होता है, पेपर वर्क बाद में होते रहता है। मनी मार्केट में आता है एक ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल में क्या होता है, सरकार जो है सिक्योरिटी जारी करता है बॉन्ड के रूप में शॉर्ट टर्म के अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उसी को ट्रेजरी बिल में आता है। जो ये ट्रेजरी बिल जो बॉन्ड लाता है सरकार सिक्योरिटी के रूप में, सरकार का भी हमें RBI जारी करता है। ये 1491-182-364, 1491-182-364, 91 का दुगुना 14 सिर्फ अलग है, 1491 का दुगुना के दुगुना। ये इसका जो है ये कौन खरीदता है इसको, कमर्शियल बैंक और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होते हैं LIC वगैरह जो है इसको खरीदते हैं। इसको डिस्काउंट पे जारी किया जाता है, जैसे 100 रुपये है तो इसको 80 रुपये पर जारी किया जाएगा और जब मैच्योरिटी के बाद इसको जो है 100 रुपये मिलेगा। इसमें मिनिमम राशि जो खरीदने का 25,000 है, लेकिन पता ही है इसके मल्टीपल में भी खरीदा जा सकता है, लेकिन जनरली इसको ज़्यादा रुपये वाला सभी खरीद पाता है। इसको हमेशा डिस्काउंट पे बेचा जाता है फेस वैल्यू से, वही जो बाद में उसको उसी के बीच के डिफरेंस को फ़ायदा मिलता है। इसको जीरो कूपन बढ़ गया। जीरो कूपन जैसे कि इसमें उससे जितना दिन मैच्योरिटी के बीच में जो आप रुपया इसमें इन्वेस्ट किया उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ फेस वैल्यू वाला जो फ़ायदा होगा उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसलिए इसको जिस पे भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है उसको जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। करेंट अकाउंट को भी जीरो कूपन बॉन्ड कह सकते हैं। और तो कमर्शियल पेपर, ये जो है अच्छे कंपनी जो होते हैं जिनका क्रेडिट बहुत बढ़िया होता है, वो छोटे समय के लिए जो लोन लेना होता है उसके लिए कमर्शियल पेपर जारी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए टाटा हो गया, आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, सब जो गुड कंपनी की काफ़ी ज़्यादा समय से इस्टेब्लिश्ड है, वो वही लोग जारी कर पाते हैं क्या, कमर्शियल पेपर। ये जो है 2 प्रकार से जारी होता है। इसका पीरियड होता है 15 दिन से लेकर 12 महीने तक बीच में, 15 डेज से लेकर 12 मंथ के बीच में हो सकता है। इसको जो है 2 प्रकार से जारी किया जाता है, या तो फेस वैल्यू से कम पे जारी किया जाएगा या फिर एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे जारी किया जाएगा। इसको खरीदने के लिए मिनिमम वैल्यू जो है वो 5 लाख होना चाहिए। इसको जनरली बैंक बीमा कंपनी यही सब खरीद पाता है। क्या होता है कि शॉर्ट नोटिस, इसको कॉल मनी या फिर कॉल लोन जो कहा जाता है, कॉल मनी या फिर कॉल लोन। तो कॉल मनी क्यों कहते हैं, कॉल पे होता है, मतलब कि लेंडर देने वाला और लेंडर दोनों कॉल पे ही होता है। मतलब कि इसमें पेपर वर्क जो है बाद में होता है, पहले सिर्फ कहने पड़ी हो जाती है, इसलिए इसको कॉल मनी कहा या फिर कॉल लोन कहा जाता है। कॉल मनी का जो रेंज होता है 1 दिन से लेकर 15 दिन तक होता है। ये जो मेनली बैंक के द्वारा यूज़ किया जाता है 2 कारण से। पहला कारण होता है बैंक, मान ली बैंक के पास SLR जो होता है, मतलब कि रुपये के बैंक से
ज़्यादा हो गया तो आरबीआई के पास नहीं जाने के बदला ये लोग इसमें भी अपना निवेश कर देते हैं, कुछ समय के लिए फिक्स इंटरेस्ट मिलता है इसी 2 काम के लिए, एसएलआर के लिए, और ज़्यादा कैश होता है उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। दो एसएलआर मेंटेन हो जाता है, ज़्यादा रुपया होता है तो उसको इन्वेस्ट कर देने से। इसका मिनिमम वैल्यू जो है कॉल मनी का 10 करोड़ है, लेकिन ज़्यादातर ट्रांजेक्शन जो है 100 करोड़ में ही होता है, 100 करोड़ में ही होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या फिर सीडी इसको कहा जाता है। कौन जारी करता है? आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, सिडबी, एक्सिम बैंक जो है इसको जारी करता है। जनरली इसको खरीदता कौन है? इंडिविजुअली भी खरीद सकता है, कोई कंपनी भी खरीद सकता है, एसोसिएशन भी खरीद सकता है। इसका मिनिमम जो फेस वैल्यू है वो 5 लाख है, और एक निवेश को जो है मिनिमम जो 25 लाख होना चाहिए। 25 लाख होगा तभी जाके होता है। ये जो इसको जो भी जो है कटौती पर जारी किया जाता है, जो फेस वैल्यू होता है उससे कम पर जारी किया जाता है। ये जो है 91 दिन से लेकर 1 साल तक होता है, और इसको खरीदने के 45 दिन बाद जो है दूसरा आदमी से बेच सकते हैं। खरीदने के 45 दिन बाद दूसरा आदमी से इसको बेच सकते हैं, इसको सीडी को, सर्टिफिकेट डिपॉजिट को। मिनिमम 25 लाख, 91 दिन से लेकर 1 साल तक। द कमर्शियल बिल मैक्सिमम 90 डेज होता है इसका। ये जो एक प्रकार का बिल होता है जो खरीदने वाला है, जो बेचने वाला है, उसके बीच में जो ट्रांजेक्शन है उसका एक तो बिल हो गया, उसी को कमर्शियल बिल कहेंगे। 2 प्रकार होता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। कैपिटल मार्केट जनरली 1 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसमें जो बिजनेस का जो ओनरशिप होता है वो जो इसका शेयर खरीदता है उस लोग बहुत सारे लोग को ट्रांसफ़र हो जाता है। हमें देखते हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है। जब कंपनी जो है, कोई कंपनी है, वो अपना शेयर जो है पहला बार बेचता है, लोगों को फर्स्ट टाइम बेचता है, तो उसी को हम लोग प्राइमरी मार्केट में रखते हैं। मतलब कि इसमें क्या आता है कि प्राइमरी मार्केट में कोई भी कंपनी जो पहला बार लोगों के कांटेक्ट में आता है रुपया को जमा इकट्ठा करने के लिए। ये किस प्रकार से आता है? आईपीओ के थ्रू आता है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसी के थ्रू जो है शेयर लिस्ट होता है शेयर मार्केट में। अगर कोई एग्जिस्टिंग पहले से कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है वो अपना शेयर ला रहा है तो उसको एफपीओ कहेंगे, और नया कंपनी लाता है तो इनिशियल आईपीओ कहा जाता है। क्या होता है? पब्लिक इशू, जिसको कि हम लोग एनुअल रिपोर्ट भी कहते हैं। फिर जिसमें एक प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। इसमें क्या होता है? कंपनी अपने जारी करता है कि हम लोग आगे चल के क्या करने वाले हैं, क्या हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, फाउंडर डायरेक्टर का इसके बारे में क्या मैसेज है, वो सब लिखा रहता है प्रोस्पेक्टस में, इसको कि लोग पढ़ के एनालाइज कर सकते हैं कंपनी के बारे में। ऑफर फॉर सेल, इसमें क्या होता है? इसमें कंपनी सबसे पहले बेचता है, कंपनी बेचेगा ब्रोकर को, ये फिक्स प्राइस पे बेचता है या फिर एक प्राइस पे, फिर ब्रोकर बेचता है पब्लिक को। इसमें क्या होता है कि प्राइस को जो है बढ़ा देता है। यहाँ पे ये हो गया ऑफर फॉर सेल। अब देखते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है? कोई कंपनी फिर से यहाँ से बेचेगा, कोई बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल जो कंपनी होता है जिसका बहुत सारा पूंजी है उसको बेचेगा, वो जो है अपने क्लाइंट को बेचता है। ये कंपनी बेचा बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, वो अपने बेचे क्लाइंट को बढ़ा हुआ प्राइस पर, यहाँ से वो फायदा कमाएगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। कंपनी जो है प्राइवेट प्लेसमेंट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है पब्लिक इशू के तरफ, आईपीओ से के मुकाबले इसको ज़्यादा यूज़ करता है। इसे यूज़ करने से क्या होता है कि उन लोगों का जो है काफ़ी सस्ता पड़ता है ये वाला विधि। इसके बाद आता है राइट इशू। इसमें क्या होता है? कंपनी जो है पहले से पुराना कंपनी है वो अपना जो है नया फिर से शेयर लाता है। ये कौन खरीदता है? सबसे पहले खरीदने का इस पर हक होता है पुराने जो शेयर होल्डर है उनको, उनके पास है कि वो खरीदना चाहते हैं या फिर किसी लिमिटेड नंबर में खरीदना चाहते हैं या फिर दूसरे पार्टी को ट्रांसफ़र कर देना चाहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं राइट इशू। उसके बाद आता है ईआईपीओ, इलेक्ट्रॉनिक जो अभी जो आता है वो ईआईपीओ ही आता है, जो फ़ोन वगैरह से लोग अप्लाई करते हैं। और देखते हैं शेयर जो है 2 प्रकार का होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर में क्या है? इक्विटी शेयर में क्या होता है? इक्विटी शेयर में राइट टू वोट मिलता है, मतलब वोट करने का अधिकार मिलता है, कंपनी के होल्डर बन जाते हैं, ओनर बन जाता है जो भी इसका शेयर खरीदता है। अब प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि राइट टू वोट नहीं मिलता है, इसमें जो है लोगों को कंपनी फ़ायदा करता है तो उससे डिविडेंड मिलता है। ये हो गया इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। जब पहला बार मार्केट में ट्रांजेक्शन होता है, खरीदा जाता है, उसको प्राइमरी मार्केट ट्रांजेक्शन कहा जाता है। लेकिन वही जब पहले से खरीदा बेचा गया है, पहले से कोई खरीद लिया, उसको दोबारा उससे ट्रांजेक्शन हो जाएगा, इसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट में कहते हैं। और जितना भी सेकेंडरी मार्केट का ट्रांजेक्शन होता है वो स्टॉक एक्सचेंज से ही होता है, सेकेंडरी मार्केट वाला ट्रांजेक्शन। वैसे कंपनी जो प्राइमरी मार्केट में भाग लेते हैं वो सेकेंडरी मार्केट में भाग नहीं लेते हैं। प्राइमरी मार्केट से वो जो है कंपनी जो है फंड जो इकट्ठा करता है प्राइमरी मार्केट से करता है, सेकेंडरी से नहीं करता है। सेकेंडरी मार्केट का काम क्या है? ये जो है लिक्विडिटी बनाए रखता है, जिसके कारण कंपनी का जो है मार्केट का कैपेसिटी, मार्केटेबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है मार्केट करने का। जो शेयर होते हैं सेकेंडरी मार्केट में उसको कब तक खरीदा बेचा जाएगा? जब तक कंपनी जो है वो बंद ना हो जाए, या फिर
जो डिबेंचर इशू जैसे आईपीओ आता है तो डिबेंचर होता है कि मतलब कि कितने दिन के लिए हम कंपनी को ला रहे हैं, तो मतलब 15 साल का, तो वही जब मैच्योरिटी पीरियड भी खत्म हो जाता है तब भी जाके कंपनी जो है बंद हो जाता है। नहीं तो जनरली क्या होता है, ज़्यादातर होता है कि भाई जब तक कंपनी बंद नहीं होता है तब तक वो जो है सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में चलते रहता है। सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज इसका काम क्या होता है कि कोई भी रेगुलेशन मेंटेन करना, रूल्स मेंटेन करना, जो भी कंपनी जो है लिस्टिंग हो रहा है इसके बिना जो है कंपनी लिस्ट नहीं हुआ तब तक बेचाएगा खरीदेगा नहीं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा है स्टॉक एक्सचेंज का वो है कि लोग जब चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब चाहे उसको विड्रॉ कर सकते हैं। पहले स्टॉक एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन SGL के थ्रू होता था, लेकिन अब जो है 1994 से जो है बंद हो गया है। तो इन्वेस्टर जो है इसको खरीदता है किसी भी स्टॉक को उसे मार्केट प्राइस के फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट करने के लिए, उसको सट्टा कहा जाता है। इसको नियमों के अधीन होता है ये सट्टा, इसको रेगुलेशन प्रोवाइड होता है। इसमें इंडिया में टोटल में 24 स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें से कोयम्बटूर जो है वो बंद हो गया है, होने वाला है। इसका मैटर जो है अभी न्यायालय में है। सबसे पहले देखते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE जाता है। ये इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। इसका 1875 में स्थापना हुआ, फिर 1956 में जाकर इसको स्टॉक एक्सचेंज का मान्यता मिला। इसमें आता है BSE में BSE सेंसिटिव इंडेक्स, इसको सेंसेक्स भी कहा जाता है, तो इसमें टॉप 13 कंपनी है उसी के मार्केट मूवमेंट को ट्रैक करता है। इसका शुरुआत जो है 1986 में हुआ सेंसेक्स का। 1875 में स्थापना, 1956 में इसको रिकॉग्निशन, 1986 में सेंसेक्स का स्थापना। एक देश विकास करता है उसमें जनरली स्टॉक मार्केट जो ऊपर जाता है। BSE में सही शेयर का खरीद बिक्री जो है ऑनलाइन होता है, जो कर सकते हैं उसका। BSE में पहले सिर्फ बड़े बड़े कंपनियों का ही होता था, लेकिन बाद में जो है शेरवानी कमेटी जो है सिफारिश लाया कि नहीं छोटे कंपनियों के लिए NSE की स्थापना 1992 में जो किया गया। NSE कोई प्रॉपर एक जगह नहीं है, हर प्रमुख शहर में सब जगह इसका टर्मिनल है, जहाँ पे लोग जो है कंप्यूटराइज मीडियम से शेयर खरीद बेच सकते हैं। हाँ, सब जगह जो है शेयर का प्राइस जो है सेम होता है सभी टर्मिनल। जैसे कि BSE में सेंसेक्स का, वैसे NSE में निफ्टी है, इसमें 50 कंपनी होते हैं। इसके कौन कौन इसके प्रोमोटर है इसको देखते हैं। IDBI, IFCI, ICICI, LIC, GIC, SBI कैपिटल मार्केट इंडिया, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल लिमिटेड। टोटल 8 हुए हैं इसके प्रोमोटर। NSE के जो प्रोमोटर इसमें IDBI, IFCI, ICICI, LIC, GIC, SBI का कैपिटल मार्केट, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल लिमिटेड जो प्रोमोटर है। वो देखते हैं OTCI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये क्या होता है? वही जो OTCI ओवर द काउंटर एक्सचेंज होता है, ये किस लिए होता है? तो जो कम रुपया वाला कंपनी होता है, मीडियम और स्मॉल साइज, जो 30 लाख से लेकर 20 करोड़ तक जिसका मार्केट वैल्यू होता है, वो इसमें लिस्ट होता है। इसको ऑनलाइन खरीदा बिक्री अभी को नहीं प्रावधान है, और बहुत जगह इसका खरीदने बेचने का जो है सेंट काउंटर है, उसको वहाँ से जाके आप इसको खरीद बिक्री कर सकते हैं। OTCI जो होता है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, के प्रोमोटर हैं UTI, ICICI, IDBI, IFCI, LIC, GIC, सब तो उसमें भी था कि UTI इसमें एक्स्ट्रा है सिर्फ। इसमें कैपिटल मार्केट था। एक कैन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज में एक्स्ट्रा है, कैन बैंक और UTI, टोटल 9 हुआ। कैन बैंक और UTI जो है इसमें एक्स्ट्रा है। शेयर बाजार में जो ट्रेडिंग जो है 5 स्टेप में पूरा होता है। सबसे पहले एक ब्रोकर होता है, इसके बाद में चूज़ करता है, इसके थ्रू आदमी मार्केट में ऑर्डर अपना प्लेस करता है। उसके बाद एक आदमी को अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना था। डीमेट अकाउंट 2 जगह खुलता है, NSDL में, CSDL में। NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड, CDSL का सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। सेंट्रल डिपॉजिटरी और नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट, NSDL, CDSL कहीं भी एक जगह होना चाहिए डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट खोलने के बाद लोग जो ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर प्लेस जो फ़ोन करके भी होता है या फिर मोबाइल से भी कर सकते हैं, ईमेल पर भी इससे भी कर सकते हैं। इसमें ब्रोकर को बताया जाता है कि हम इस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, इसने स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, ये फलाना टिमकाना, ये सब जो है ब्रोकर के थ्रू ही प्लेस होगा। उसके बाद ये ऑर्डर प्लेस होता है जो ट्रांजेक्शन, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट नोट जारी होता है। इसमें लिखा रहता है कि कितना पे ऑर्डर प्लेस हुआ, इस सब का एक प्रूफ के रूप में कॉन्ट्रैक्ट नोट जारी होता है। सेटलमेंट क्या होता है कि जो बेचने वाले होते हैं उनके खाता से जो शेयर जाता है, जो खरीद लिया उनके खाते में, उसी को सेटलमेंट कहा जाता है। T+2 सेटलमेंट का मतलब होता है कि कोई और सोमवार को खरीदा गया तो उसका सेटलमेंट जो है बुधवार को होगा, उसको T+2 कहते हैं। एडवांस सेटलमेंट जिसको T+5 या फिर T-7 निपटारा कहा जाता है। सिक्योरिटी मार्केट का एक टाइमिंग होता है, जैसे 9:15 से लेकर 3:30 तक था, उसी के बीच में सब ट्रांजेक्शन होता है। और उसके बाहर पहले दूसरा टाइम होता है, उसको कर्व ट्रेडिंग कहेंगे। नेक्स्ट हम लोगों का है SEBI, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। शेयर बाजार को नियंत्रण करने के 1947 में एक अधिनियम पारित हुआ, लेकिन वो जो है असफल रहा था, जिसके कारण 1992 में जो है SEBI का स्थापना हुआ। SEBI का मेन काम क्या है, तो लोग जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन ऐसा बनाना जिससे कि सब किसी के लिए एक फेयर प्ले ग्राउंड हो। जो भी इनसाइडर ट्रेडिंग करता है उनको पकड़ना, उन लोग को क्या करना, पनिशमेंट देना।
हम देखते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, जो कंपनी के अंदर जानकारी कर रहा है उसके पहले पता चलता है, उसके हिसाब से ऑर्डर प्लेस करता है, उसको फ़ायदा होता है, इसी को इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। उसके बाद है ब्रोकर्स को कंट्रोल करना। टोटल 4 गो है। सबसे पहले सबसे बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करना है, रूल रेगुलेशन बनाना, सबके लिए फेयर प्ले ग्राउंड बनाना, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना, ब्रोकरों पर नियंत्रण करना, ये सब तो हो गया। उसका सेबी के हम लोग काम देखते हैं, सेबी क्या क्या काम करता है। ये ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, एजेंट, ये सब का रजिस्ट्रेशन करता है। उसके बाद जो है ये कोड ऑफ कंडक्ट, जिसके तहत मतलब कि फेयर यहाँ पे सब कुछ हो, वो उसका काम है। तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, जो भी कोई भी चीज़ खरीद रहा है, बेच रहा है, उसको मतलब कि इसको प्रॉपर जानकारी मिले कि किस में इन्वेस्ट कर रहा है, इस सब के लिए। इसके बाद स्टॉक मार्केट का ऑडिट भी यही करता है कि कहीं पे कोई धांधली नहीं हुआ है, ये भी पता करने के लिए ऑडिट भी किया जाता है। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रजिस्ट्रेशन ऑपरेशन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वाला भी ध्यान रखना। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का भी काम जो है सेबी का ही है। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, इससे पता चलता है कि कोई भी चीज़ जो लोन लिया है या फिर लोग है उसका रुपया उसको चुकाने में कितना सक्षम है, इसी को क्रेडिट रेटिंग दिया जाता है। इसका स्थापना शुरुआत जो है 1909 अमेरिका से हुआ। क्रेडिट रेटिंग को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। सबसे ज़्यादा ट्रिपल ए, इसे ट्रिपल ए का तो मतलब वो है कि कितना भी उसकी खराबी परिस्थिति आ जाए वो प्रिंसिपल इंटरेस्ट दे ही देगा। डबल ए हल्का उससे हल्का से ख़राब होता है ट्रिपल ए से। ये क्या होता है, ये इसमें डबल ए से ख़राब होता है, इसमें मतलब कंपनी में बहुत ज़्यादा विपस्त में मतलब कि विपदा आ गया तो उसमें जो है प्रभावित हो सकता है। ट्रिपल बी यहाँ तक भी मतलब कि सेफ माना जाता है, ट्रिपल बी तक कोई दिक्कत नहीं, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। सी का मतलब है कि वहाँ पे बहुत जोखिम है। अब बहुत सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी है, जैसे कि क्राइसिल हो गया, इकरा हो गया, कियर हो गया, फ्रिपल हो गया, सिविल हो गया। सिविल स्कोर नहीं आता है, सिविल हो गया, क्राइसिल और सिविल सुना हुआ है। क्राइस हो गया कंपैरेटिव रेटिंग इंडेक्स ऑफ सॉवरेंस। इसका शुरुआत जो 31 जनवरी 2012 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। स्वतंत्र देशों की क्रेडिट रेटिंग की तुलनात्मक आकलन प्रस्तुत करता है क्राइस। ये दूसरे देशों के लिए क्राइसिल, सिविल, इकरा, केयर, फ्रिपल। विश्व के 3 गो मेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज और फिच। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P होता है, S&P जो होता है वही होता है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, होता है मूडीज, इसके बाद है फिच। ये 3 गो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अब दुनिया के मेन जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स है उसको देख लेते हैं। एक नंबर आता है डी जोन्स, ये जो है अमेरिका का है, इसमें अमेरिका के 30 कंपनी का है। डी जोन्स भी अमेरिका का है, नैस्डैक भी अमेरिका का है। इसका शुरुआत 8 फरवरी 1971 को किया गया। SP 500 जो है भी अमेरिका का है। ये अमेरिका के टॉप 500 कंपनी जो उसको ट्रैक करता है, SP 500। नैस्डैक, डी जोन्स, SP 500 तीनों अमेरिका के। FTSE 100 हो गया, FTSE 100 जो है ये लंदन स्टॉक मार्केट का है, वहाँ पर यूरोपियन मार्केट एक्टिविटी को दिखाता है कौन, FTSE 100। निक्की जो है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का है, निक्की टोक्यो का है। जो मिडेक्स है, मिडेक्स जो फ्रैंकफर्ट जर्मनी का है, मिडेक्स फ्रैंकफर्ट जर्मनी का है। हैंगसेंग जो है हांगकांग का है, हैंगसेंग जो है हांगकांग का है। सीमेक्स स्टेटस टाइम्स जो है सिंगापुर का है, सीमेक्स सिंगापुर का। कॉस्पी जो है साउथ कोरिया का है, कॉस्पी साउथ कोरिया का। सेट थाईलैंड, कॉस्पी साउथ कोरिया। डी जोन्स, नैस्डैक, SP 500 अमेरिका, FTSE लंदन, निक्की हो गया टोक्यो का, मिडेक्स फ्रैंकफर्ट जर्मनी, हैंगसेंग हांगकांग, सीमेक्स सिंगापुर, कॉस्पी साउथ कोरिया, सेट थाईलैंड। अब 5 जो टॉप में सबसे ज़्यादा जहाँ पे एक्सचेंज होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले है न्यूयॉर्क, उसके बाद है नैस्डैक, दोनों तो वही का है, न्यूयॉर्क, उसके बाद नैस्डैक, उसके बाद टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज टोक्यो, उसके बाद लंदन स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद आता है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE जो होता है ये पोस्ट ऑफिस में स्कीम है, 5 साल के लिए लोग रुपया फिक्स करते हैं, फिक्स इंटरेस्ट के बाद उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाकर जो है उसको वापस किया जाता है। और NSE में जो टैक्स से छूट मिलता है, इसीलिए जो जितने भी सैलरी वाले लोग हैं NSE में इन्वेस्ट करते हैं। NSE पूरे देश के जितने भी डाकघर समय है, NSE में निवेश करने का सबसे मिनिमम रुपया 500 और अधिकतम में कोई सीमा नहीं है। डाक NSE पर जो 8.5% इंटरेस्ट रेट का भुगतान करता है, अभी जो है बदल गया होगा नियम। करेंट इंटरेस्ट है 7.7% है और मिनिमम जो 1000 हो गया है, लेकिन मेनली NSE जो पोस्ट ऑफिस जारी करता है। उसके बाद किसान विकास पर 2011 में इसको बंद कर दिया गया है। इसमें 8 साल 7 महीना में रुपया जो है दुगुना हो जाता था, ये पोस्ट ऑफिस में ही होता था। PP पर करंट इंटरेस्ट रेट जो है वो 7.1% है। इसमें टैक्स डिडक्शन होता है 15 साल के लिए, इसमें रुपया फिक्स होता है। ये जो है इसमें जनरली जैसे कि लड़कियों के लिए वो सुकन्या है, उस प्रकार से लड़कों के लिए आप PPF खुलवा सकते हैं। PPF में पर ईयर मैक्सिमम जो है 1.5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं।
उसके बाद जो है ये 15 साल बाद जो है मैच्योरिटी 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, उससे पहले आप नहीं निकाल पाएंगे पीपीएफ में से रुपये। MIS खाता है मंथली इनकम स्कीम, इसमें जो रुपये जमा कीजिएगा 5 साल के लिए, उस पर इंटरेस्ट को उसको डिवाइड करके पर मंथ पे आपको देते रहेगा और 5 साल पूरा होने पर आपका प्रिंसिपल मिल जाएगा। उसके बाद इसको 1 साल बाद बंद करा सकते हैं, लेकिन बंद करने पर वहाँ पर कुछ कटौती होता है। फिर हम देखते हैं बीमा जानबे करते हैं किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने की सुरक्षा के लिए बीमा करवाया जाता है। बीमा में एक सम एश्योर्ड होता है, कितना क्या नुकसान है, कितना रुपये मिलेगा उसको सम एश्योर्ड करते हैं। उसके सम एश्योर्ड के लिए जो रुपये जमा करते हैं उसको हम लोग प्रीमियम कहते हैं। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है कि हाँ ये जमा किए हैं इतना हम कर देंगे, उसको हम लोग पॉलिसी कहते हैं। बीमा जनरली तो ऊपर क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, लेकिन आज के दिन में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसको कि बीमा नहीं कराया जा सकता है। अभी तो कलाकार लोग अपने उंगलियों का, गायिका लोग अपने मधुर स्वर का, नाचने वाले लोग पैरों का, अभिनेत्री अपने सुंदरता का भी बीमा करवा सकती हैं। जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस को देखते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट भी होता है और ऊपर से बीमा भी होता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए जितना साल बाद मरे उसके हिसाब से जो सम एश्योर्ड हुआ है उस पर से बोनस जोड़ कर मिलता है। उसके बाद से अगर आप नहीं डेट होता नहीं हुआ है उसके बाद जो जितना रुपये इन्वेस्ट किए सब एक फिक्स इंटरेस्ट रेट के हिसाब से बोनस जोड़ के मिल जाता है उसमें, यानी कि इसमें दोनों भी होता है और लाइफ का प्रोडक्शन में होता है और रुपया भी बढ़ते रहता है थोड़ा थोड़ा। जीवन बीमा के अलावा जितना बीमा होता है जनरल इंश्योरेंस में आता है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे कि तबीयत खराब होने के विरुद्ध जो आदमी बीमा करवाता है उसको हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं। इसमें लोग अपना रुपया जमा करके जब तबीयत खराब होता है तब जाके इसमें प्रीमियम जमा करना होता है। लेकिन इसमें जनरली क्या होता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट वाला टाइप नहीं होता है, इसमें रुपया नहीं मिलता है। उसके बाद मोटर इंश्योरेंस तो सब गाड़ी वाड़ी में होता है, फर्स्ट पार्टी होता है, थर्ड पार्टी होता है, ये सब इंश्योरेंस होता है। जो गाड़ी चोरी हो गया, आग लग गया, बाढ़ आ गया, पानी में डूब गया, ये सब के नुकसान से कवर करने के लिए मोटर इंश्योरेंस भी होता है। उसके बाद फायर इंश्योरेंस, इसमें से क्या होता है मान लीजिए कहीं आग लगने से जो भी मतलब कि आपका क्षतिपूर्ति होगा उसको करने के लिए फायर इंश्योरेंस। थेफ्ट इंश्योरेंस चोरी से बचने के लिए, बचाने के लिए जो है थेफ्ट इंश्योरेंस होता है। जनरली मैक्सिमम इंश्योरेंस जनरली 1 ईयर के होता है, उसको रिन्यूअल कराते रहना पड़ता है। उसके बाद आता है मरीन इंश्योरेंस। ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए फॉरेन ट्रेड होता है वो समुद्र के रास्ते ही होता है, तो समुद्र में जो जहाज़ हो जाता है उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ भी होता है, उसमें कहीं चोरी वोरी ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, उसके लिए मरीन इंश्योरेंस होता है। कहता है फाइडेलिटी इंश्योरेंस। फाइडेलिटी इंश्योरेंस क्या होता है, ये आदमी कराता है मान लीजिए कोई कंपनी में हम एम्प्लॉय लगे तो वहाँ पे मान लीजिए हमारे साथ धोखाधड़ी ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, एमआई ना करे, इसके लिए फाइडेलिटी इंश्योरेंस किया जाता है। सर्विस का जो कंडीशन होता है एम्प्लॉई का जिसके लिए इंश्योरेंस लिया गया उसको बीच में बदला नहीं जा सकता है। एश्योरेंस और इंश्योरेंस के बीच में डिफरेंस देखते हैं। एश्योरेंस क्या होता है, तो एक प्रकार का गारंटी होता है कि आप जो आपको मतलब मिलेगा। जैसे LIC का टैगलाइन है कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, इसमें एश्योरेंस देता है। एश्योरेंस शब्द की पुष्टि करता है। एक आदमी जो है अपनी ज़िंदगी पर 2 या अधिक पॉलिसी ले सकता है, जो कि मरने के बाद उसके नॉमिनी को या फिर जीवित रह गया तो उसको खुद को ही मिलेगा रुपया। इंश्योरेंस में क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे आग, स्वास्थ्य बीमा ये सब जो होता है, इसमें अगर कुछ हुआ तभी इसका भुगतान करना है, अगर कुछ नहीं हुआ तो इसका रुपया आपका गया। बीमा करवा लेने से भी नहीं कि आपका कर्तव्य कम हो गया। जैसे मान लीजिए आपके गोदाम है, गोदाम में आपका आग लग गया, तो ये नहीं कि आग लग गया बैठ के मुंह ताक रहे हैं कि आग लग गया, वाह इसको तो हम इंश्योरेंस कराए हुए हैं। ऐसा नहीं होगा, आपका पहले वो चेक करेगा कि आपने प्रयास किया कि नहीं उसको बुझाने का, और उसके बाद अगर प्राकृतिक में आएगा तभी जाके आपका वो जो है इंश्योरेंस उसका वैलिड माना जाता है। इंडिया में जो बीमा उद्योग है उसको वित्त मंत्रालय के अंडर आता है। इसको IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI होता है। 2 प्रकार का बीमा होता है, एक सामान्य बीमा और एक जीवन बीमा। जो सामान्य बीमा होता है इसमें टोटल 6 गो सरकारी कंपनियाँ, 27 गो निजी है, और जीवन बीमा 1 गो सरकारी है LIC या 23 गो इसमें निजी कंपनी, निजी 23, 27, 1, 6। तो हम लोग देखते हैं IRDAI के बारे में। IRDAI का स्थापना 2000 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, हैदरा आता है, हैदरा। IRDAI में 1 गो चेयरमैन होते हैं, 5 गो फुल टाइम मेंबर होते हैं, 4 गो पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। इसका मेन काम क्या होता है कि रजिस्टर करता है इंश्योरेंस कंपनी को, उन पर कंट्रोल करता है। इसके बाद उन लोगों के पॉलिसी होल्डर के हित उसको सुरक्षित करता है। प्रीमियम रेट और जो टर्म्स है उसको मॉनिटरिंग का काम करता है। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देता है कि आप आ सकते हैं इंश्योरेंस के फील्ड में। जो बीमा कंपनियां होते हैं उनके लिए क्राइटेरिया सेट करता है कि आप किस प्रकार से इंश्योरेंस कंपनी बन सकते हैं। इसके बाद हम लगते हैं LIC के बारे देखिए। उसके बाद क्या 19 जनवरी 1956 को क्या हुआ, 245 को भारतीय और विदेशी बीमा कंपनी, 245 को था, 19 जनवरी 1956 को इसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1 सितंबर 1956 को
जितने भी बीमा कंपनी थे सबको मिलाकर LIC बना दिया गया। पहले 19 जनवरी को राष्ट्रीयकरण हुआ, 1 सितंबर को बना दिया गया LIC। इसका स्थापना किया गया। उसके बाद बोला गया कि कोई भी एक्स्ट्रा बीमा कंपनी जो है वो नहीं खुलेगा। इसको राष्ट्रीयकरण करने का दो मेन काम था। ये हो गया बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए लोगों के बीच में इसका प्रचार प्रसार, जो कि बिल्कुल हुआ ही। उसके बाद जो प्रीमियम वो लोग ज़्यादा इकट्ठा करेंगे, उससे देश का राष्ट्र निर्माण किया जाएगा। लेकिन 1993 में जाकर मल्होत्रा कमेटी का गठन हुआ, जिसके सिफारिश पर क्या हुआ कि फिर से जो है जो निजी का क्षेत्र इस समय भी जो है बाकी कंपनियों में खुलने का जो है अलाउ कर दिया गया। उसके बाद LIC की जैसे क्या है GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसका राष्ट्रीयकरण जो 1972 में हुआ, 107 कंपनी को मिला के कर दिया गया। इन सभी कंपनियों को मिलाकर एक राष्ट्रीय जो अधिनियम आया था 1956, उसके तहत इन लोगों को GIC भारतीय साधारण बीमा निगम में शामिल किया गया। GIC में 4 कंपनी था। 4 कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड ओरिएंटल, न्यू इंडिया नेशनल, न्यू इंडिया ओरिएंटल, यूनाइटेड। वर्तमान में GIC में 2 परिवर्तन आ गए हैं। 2000 में GIC को भारतीय पूर्ण बीमाकर्ता के रूप में अधिसूचना कर दिया गया है। GIC का नया नाम GICD कर दिया गया। और 4 को जो धारक कंपनी थे उन लोगों को आज़ाद कर दिया है, अपना अलग अलग जाके अपना काम कीजिए। उसके बाद एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड आता है। कृषि बीमा को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया। 20 दिसंबर 2002 कंपनी के अधिनियम 1956 के तहत इसको बनाया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आया 2016 में, इसी के तहत आया। और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना था 1996 वाला, वो भी इसी के तहत आया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में आया था। उसके बाद री इंश्योरेंस और डबल इंश्योरेंस, पुनर् बीमा यानी री इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी फिर से इंश्योरेंस कराता है तो उसको पुनर् बीमा कहता है डबल इंश्योरेंस। जैसे एक ही चीज़ का 2 बार करवाइएगा उसको डबल इंश्योरेंस कहा जाता है। जीवन में 2 बार बीमा करवा सकते हैं, लेकिन जैसे किसी बाइक व्हीकल सब का जो है डबल इंश्योरेंस नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम लाइफ इंश्योरेंस में डबल करा सकते हैं। बीमा कानून संशोधन अधिनियम 2015 में आया था, इसको देखते हैं। पहले से जो 1938, 72 और 99 का जो अधिनियम था उसमें संशोधन किया गया। और जो इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट था उसको 26 से बढ़ाकर 49% कर दिया गया। लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस का स्थापना किया गया। IRDA से बिना पंजीकरण किए कोई पॉलिसी बेचने पर 10 साल तक उसमें को जेल हो। और नियम का उल्लंघन किए करेगा कोई बीमा एजेंट या बीमा कंपनी तो 1 करोड़ से 25 करोड़ का जुर्माना का प्रावधान किया गया। पॉलिसी धारक को 3 साल है, 3 साल बाद जो अपना सरेंडर वगैरह कर सकता है। चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में क्वेश्चंस देखेंगे।